हेलो दोस्तों, द ग्रेट डायलॉग्स में आपका स्वागत है। मैं हर्षल कटवाई। आज अगेन हम वॉर के रिलेटेड ये स्टोरीज नहीं कवर कर रहे हैं, लेकिन उसके सराउंडिंग ही है। काफ़ी सारे न्यूज़ आए थे यूएस और चाइना के विजिट के बारे में, लेकिन उतने वो मुझे प्रॉमिसिंग नहीं लगे। मतलब वो जो विजिट है उतनी प्रॉमिसिंग नहीं लगी। तो आज की स्टोरी में हमने कवर किए, लेकिन हम एक वन बाय वन जाते हैं। आज की जो स्टोरी है वो हमने ली है रॉयटर्स से। इंडिया डीपन डिफेंस एनर्जी टाइज विथ यूएई ड्यूरिंग पीएम मोदी विजिट। तो ये तो होना ही था, क्योंकि यूएई ओपेक से बाहर निकला है, जैसे हमने वीडियो में भी कवर किया था। तो ये चीज़ एक्सपेक्टेड थी और ऑब्वियसली पहले से ही चीज़ें चल रही होगी, लेकिन आज उसको पूरा एक आकार मिला है। अगर हम देखें तो यहाँ पे एनर्जी और डिफेंस, ये दोनों के बारे में बात हुई है। अगर डिफेंस की बात करें तो डिफेंस मतलब ऐसा नहीं है कि जैसा पाकिस्तान ने किया है या फिर यूएस करता है कि आप पे हमला मतलब हमारे पे हमला, वैसा नहीं। हम फ्लाइट्स, हम जेट्स दे सकते हैं या फिर जो ड्रोन्स है वो दे सकते हैं, टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कहीं पे भी भारत इन्वॉल्व नहीं होगा जहाँ पे कहा जाएगा कि आप पे हमला मतलब हम पे हमला। ये स्ट्रेटेजी भारत की बहुत क्लियर है और पहले से ही क्लियर है। इंडिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मतलब यूएई एग्रीड द फ्रेमवर्क फॉर द स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप ऑन फ्राइडे, द इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री सेड, एज दे सीक टू डीपन टाइज एमिड ईरान वॉर। अभी जो ईरान वॉर हुआ, इसके ऊपर एक चीज हमने देखी थी कि यूएई के ऊपर सबसे ज्यादा हमला किया गया था, क्योंकि बहुत अच्छे से डेवलप किया है यूएई ने खुद को। ऑब्वियसली ऑयल रिसोर्सेज तो है ही, लेकिन उसके सिवा बाकी जो रिसोर्सेज है उसका भी यूटिलाइज किया है। टू कंट्रीज ऑल्सो साइंड पैक्ट ऑन द स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एंड सप्लाई ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब जो एलपीजी है वो, ड्यूरिंग द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू यूएई, इट एडेड। जैसे हम जानते हैं कि जो ऑयल के जो इश्यूज है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम हमारे एवेन्यूज़ ओपन करने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं से हमें अच्छे अमाउंट में ऑयल मिले, ताकि हम ईरान या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इसके ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। शायद तक कि हमें दूसरा कोई रूट भी देखना पड़ेगा जहाँ से हमें ऑयल मिले, जो वेस्ट एशिया है वहाँ से अपने आप आए। वो फिर कैसा भी हो सकता है, पाइपलाइन के थ्रू भी हो सकता है या फिर अलग अलग पोर्ट्स के थ्रू भी हो सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि हमें एवेन्यूज कैसे मिलते हैं। टू साइड्स हैव एग्रीड ऑन डीपनिंग द डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन एंड कॉर्पोरेशन ऑन इनोवेशन एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, मरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर डिफेंस, सिक्योर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, द मिनिस्ट्री सेड इन अ स्टेटमेंट। जैसे मैंने कहा था कि भारत कभी भी ऐसे किसी भी कंट्री के साथ, मतलब कोई भी कंट्री के साथ में, नॉट फॉर मैटर ऑफ यूएई, लेकिन किसी भी कंट्री के साथ में इन्वॉल्व नहीं होगा कि जहाँ पे वो डिफेंस ऐसा कर रहा है कि आप पे हमला मतलब हम पे हमला। यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि जो डिफेंस के ऊपर बात हुई है वो एक तो है कि इनोवेशन के ऊपर, पहले से अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, फिर बाद में कॉर्पोरेशन, इनोवेशन, एडवांस टेक्नोलॉजी, फिर बाद में आता है एक्सरसाइजेस, मरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर डिफेंस, सिक्योरिटी कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। तो ये जो सारे रिक्वायरमेंट्स है ये किसी भी कंट्री के लिए है और इससे हमें फायदा ही होगा। यूएस डिसीजन लास्ट मंथ टू लीव ओपेक इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट इट्स आउटपुट एंड हेल्प इंपोर्टर्स सच एज इंडिया। अभी लास्ट मंथ में हमने जैसे डिसीजन देखा था कि यूएई बाहर निकलेगा। आई गेस 27 या 28 को ये न्यूज़ आ गई थी कि फर्स्ट से यूएई ओपेक का पार्ट नहीं रहेगा, ओपेक और ओपेक प्लस का पार्ट नहीं रहेगा। तो सेम वे हमारे लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा एक फ़ायदे वाली चीज़ है, क्योंकि ओपेक के कुछ ना कुछ रेगुलेशंस हैं, हम उससे उतना ही ले सकते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ से फ़ायदा मिलेगा और ऑब्वियसली यूएई को मिलेगा, क्योंकि आज हम सबसे ज़्यादा ऑयल परचेस करने वाली कंट्री में से है, वन ऑफ द हाइएस्ट ऑयल डिमांडिंग कंट्री है। द ऑयल पैक्ट अनाउंस्ड ऑन फ्राइडे includes the potential increase of NDCOC
crude oil storage in India for up to 30 billion barrel. Abu Dhabi State Oil Firm and in a separate statement adding the deal also explore potential crude storage in a UAE Fujairah as a part of the India strategic reserve. तो हमने हमारे रिजर्व भी अभी बनाना चालू कर दिया है और उसको हम ज़्यादा और डीपनिंग करें, 30 मिलियन बैरल तक हम उसको लेके जाने वाले हैं. न्यू दिल्ली एंड अबू धाबी साइंड अ $3 billion deal for India to buy LPG from UAE, its third largest trading partner, in January, as well as the letter of intent to work towards the information strategic defense partnership. तो हमारा अबू धाबी के साथ में $3 बिलियन का ये डील हुआ है जहां पे हम एलपीजी उनसे परचेस करेंगे. हम वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है जो एलपीजी इतना परचेस कर रहा है. अभी एक न्यूज़ है, वैसे देखा जाए तो एज ऑफ नाउ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सिग्निफिकेंस काफ़ी है इसका. ये मॉस्को टाइम्स से हमने लिया है. पुतिन एक्सपेक्टेड टू विजिट चाइना नेक्स्ट वीक, रिपोर्ट से. अभी ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्यों है हमारे लिए? जैसे हम देखते हैं कि लास्ट मंथ ईरान ने विजिट किया था चाइना को, फिर बाद में रशिया से भी जाके मिल के आया है, हमारे से भी बात हुई थी, मतलब उनके प्रेसिडेंट ने हमारे प्राइम मिनिस्टर से बात की थी. फिर अभी यूएस के प्रेसिडेंट चाइना गए हैं, और दूसरी बात अभी पुतिन आने वाले हैं. तो ये एक एक्चुअली चेन है. यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑड मैन आउट यूएस है, क्योंकि यूएस को वो नहीं मिला जो उसको एक्सपेक्टेड था. रशिया और चाइना पहले से फ्रेंड्स हैं और उनका जो कोलैबोरेशन है वो चलता है ईरान के साथ में, कि ये उनकी एक पार्टनरशिप है कि ईरान को इंफॉर्मेशन देना है, फिर बाद में आर्म्स एंड एम्यूनिशन है वो प्रोवाइड करना है. सारे ये चीज़ दोनों कंट्रीज करते हैं. अभी इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आगे क्या होगा, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि चाइना सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज के दिन में ये वॉर में. क्योंकि अगर चाइना प्रेशराइज करेगा ईरान को तो हार्डली 1 या 2 वीक में ये जो वॉर है वो ख़त्म हो जाएगी. क्योंकि उसका जो एक कहते हैं ना कि आत्मा जो है वो निकल जाएगी कि चाइना ने उसको मना कर दिया. तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि देखना पड़ेगा दोनों कंट्रीज के बीच में क्या बातें होती है. नेक्स्ट जो न्यूज़ है मतलब स्टोरी है वो है टाइम्स ऑफ इंडिया से. ट्रम्प्स विजिट टू चाइना, हाई स्टेक बट अनसर्टन आउटकम्स. अभी हाई स्टेक इसलिए क्योंकि 2 बड़े लीडर्स मिले हैं, वर्ल्ड के 2 बड़े लीडर्स, नंबर 1 एंड नंबर 2 यहाँ पे मिले हैं. अनसर्टन आउटकम मतलब जो चाहिए था वो नहीं मिला है, या फिर वो मिलेगा भी पता नहीं है. जैसा हमने देखा था कि यूएस ने पूरे बिजनेस पर्सन की लिस्ट लगा ली थी, लाइन लगा दी थी चाइना में, लेकिन कहीं से भी हमने नहीं सुना है कि चाइना और यूएस में कुछ डील हुई है. एलॉन मस्क भी वहाँ पे थे, काफ़ी सारे लीडर्स थे वहाँ पे, बिजनेस लीडर्स, लेकिन ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं आई है कि कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हुआ है. बिलियंस ऑफ डॉलर वहाँ पे इन्वेस्ट हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. तो इसके वजह से आउटकम जो है वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर है. ईरान के ऊपर भी कुछ निकला नहीं है, हरमुज के ऊपर भी कुछ निकला नहीं है, ऑयल के ऊपर भी नहीं निकला है, फिर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी भी है, कुछ नहीं हुआ है. तो एज सच कुछ बड़ा हाथ में नहीं आया है यूएस के. नॉर्मली अ विजिट बाय द यूएस प्रेसिडेंट टू चाइना हैज़ 3 मेजर इश्यूज ऑन द टेबल: ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड ताइवान. तो ट्रेड मतलब जहाँ पे ट्रेड के टैरिफ्स है वो डिस्कस होते हैं, या फिर कितना इंपोर्ट करना है, कितना एक्सपोर्ट करना है, फिर बाद में जो डिफरेंसेस है उसको कैसे हम कम करें. क्योंकि वैसे देखा जाए तो यूएस सबसे बड़ा इंपोर्टर है चाइना के प्रोडक्ट्स के लिए, तो यूएस भी चाहेगा कि चाइना हमसे कुछ ना कुछ परचेस करे.
जैसे सोयाबीन है, फिर बाद में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो सेल करना चाहता है लेकिन चाइना ले नहीं रहा है। सोयाबीन तो हमारे पास भी भेजे गए थे कि आप लो करके, एक प्रपोजल आया था, लेकिन हमने वो एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर बाद में आता है टेक्नोलॉजी। अभी टेक्नोलॉजी ऐसा है कि दोनों कंट्रीज खड़े हैं एक एक के सामने कि हमारी टेक्नोलॉजी बेस्ट है करके। सी कैसे होता है कि रेयर अर्थ मटेरियल जो है वो चाइना के पास में है, टेक्नोलॉजी डेवलप करने का तरीका यूएस के पास में है, चाइना भी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करते जा रहा है, स्ट्रांग करते जा रहा है, लेकिन अभी ये फाइट हो गई है कि कौन सबसे बड़ा है। तो अगर चाइना इंपोर्ट करता है टेक्नोलॉजी तो वो डेवलप करने के बारे में नहीं सोचेगा या फिर थोड़ा डिले करेगा। अगर यूएस की बात करें तो यूएस को एक अपर हैंड मिल जाता है कि हाँ, हम टेक्नोलॉजी चाइना को सेल कर रहे हैं। फिर बाद में आता है ताइवान। ताइवान ये काफ़ी बर्निंग इशू है, क्योंकि यूएस हमेशा इसके बारे में बात करता है। यूएस हमेशा एक मिलिट्री एड भी प्रोवाइड करता है ताइवान को, लेकिन चाइना अलाउ नहीं करता है, चाइना एंटरटेन नहीं करता है। चाइना बहुत एग्रेसिव हो जाता है जब भी ताइवान की बात होती है तभी भी। ट्रम्प थॉट he would come here as a visitor in the Iran war, but reality is different as he touched down on 13 मई। ये इसलिए कहा गया है कि जो ट्रम्प चाहता था कि ईरान के बारे में हो, वो हुआ नहीं है, वो नहीं हो रहा है। जैसे आपने वीडियोस भी देखे होंगे कि ये शेक हैंड कर रहे थे, तभी ट्रम्प शी जिनपिंग का हाथ अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था एज अ फ्रेंडशिप जेस्चर या फिर एज अ डोमिनेंस भी कह सकते हैं। लेकिन शी जिनपिंग काफ़ी ज़्यादा स्टेबल थे या फिर काफ़ी ज़्यादा डिसाइड करके आए थे कि नहीं, मुझे नहीं झुकना है या फिर नहीं एक्सटेंड करना है अपना हैंड, इन अदर टर्म्स। तो वो काफ़ी ज़्यादा फर्म थे, उन्होंने अपना हाथ काफ़ी ज़्यादा टाइट करके रखा था ताकि ट्रम्प अपना हाथ जो है वो उसकी तरफ ना खींच सके, ट्रम्प की तरफ ना खींच सके शी जिनपिंग का हाथ। ट्रम्प टू फॉर्म offered conflicting signals on how central Iran would be to his decisions. With President Xi, we are going to have long talk about it. I think he has been relatively good. To be honest with you, Trump said before boarding the Air Force One. 1 minute later, he appeared to reserve course. तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि ट्रम्प को काफ़ी ज़्यादा होप्स थी ईरान की तरफ से, मतलब ईरान के पॉइंट के ऊपर चाइना की ओर से। वी हैव लॉट थिंग्स टू डिस्कस। आई वुड नॉट से ईरान इज वन ऑफ देम, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, बिकॉज वी हैव ईरान वेरी मच अंडर कंट्रोल। अभी ये चीज़ें जो है वो अननेसेसरी बढ़ा के बताने की कोशिश कर रहा है कि हाँ, ईरान हमारे अंडर में है, मतलब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन अंडर कंट्रोल नहीं है। इसीलिए ये चाइना गया था कि ईरान को कंट्रोल में लाओ, ये बोलने के लिए, लेकिन इसका रिक्वेस्ट करने का तरीका थोड़ा अलग है। ट्रम्प इज सीकिंग अ विन इन बीजिंग बाय साइनिंग डील विथ चाइना। अमंग हिज एम्स आर चाइनीज परचेस of American product like soybean, LNG and Boeing aircraft। अभी चाइना को इसने जो ऑफर किया है, जैसे ट्रेड के बारे में हमने बात किया था कि सोयाबीन ऑफर किया है, LNG ऑफर किया और फिर बाद में बोइंग एयरक्राफ्ट, लेकिन चाइना उतना अभी भी रेडी नहीं है। while such purchases, even if fulfilled, are likely to compensate for the damage to the US businesses from the 2025 trade war. The optics are helpful for the politically vulnerable administration. अब 2025 में जो ट्रम्प ने किया था ट्रेड वॉर, जहाँ पे टैरिफ बढ़ाई थी, तो इसने यूएस बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया है और फॉर दैट मैटर काफ़ी सारी कंट्रीज के साथ में रिलेशन खराब किए हैं, जिसमें भारत भी है और चाइना भी है। अंडर कवरिंग द इनिशिएटिव, Trump is being accomplished by US business leaders including Tesla CEO of Elon Musk। तो ये काफ़ी बड़ी टीम लेके गया था, आई गेस वो 17-18 इनके पास में बिजनेस पर्सन थे, टाइकून्स थे, वो वहाँ पे गए थे, लेकिन उतना कुछ भी हुआ नहीं है। आई गेस वो
ये एक दिखाने का तरीका है कि हमारे पास में कितना बड़ा बिजनेस लाइन है। क्योंकि अगर जो टॉप 10 बिजनेस पीपल है यूएस के, उनकी हम टोटल करें, उनके जो टर्नओवर है अगर उनकी हम टोटल करें तो चाइना के ऑलमोस्ट जीडीपी के बराबर आता है। तो ये दिखाने की कोशिश की कि आपका जितना जीडीपी है उतने लोग मेरे साथ में है, मतलब उतने अमाउंट का जो टर्नओवर वाले लोग हैं उतने मेरे साथ में है। ये एक दिखाने का तरीका यूएस का हो सकता है। चाइना इमर्ज फ्रॉम 2025 ट्रेड वॉर in the position of the relative strength after Beijing blocked export of key rare earth element and critical mineral, threatening the viability of US manufacturing. The Trump administration quickly sought off ramp. अभी जैसे 2025 का हुआ था, हमने इसके पहले भी रेफरेंस दिया था, तभी चाइना ने रेयर अर्थ का जो सप्लाई था वो रोक दिया था यूएस का। तो उसके वजह से काफ़ी सारे जो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं या फिर जहाँ पे रेयर अर्थ यूज़ होता है ऐसे प्रोडक्ट में किल्लत आने लगी और वो बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज हुई। सर्वाइव इन द सेंस प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज हुई। द स्टेटस ऑफ ताइवान ऑल्सो अपीयर्स टू बी मेजर टॉपिक एज चाइना इज डिसप्लीज्ड with US plans to sell weapon worth 11 billion to ताइवान। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ताइवान का नाम जैसे आता है तो चाइना बहुत ज़्यादा रिजर्व हो जाता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हो जाता है, क्योंकि उसको नहीं चाहिए कि उसके पॉलिसी के अगेंस्ट में कोई जाए, भले ही वो यूएस रहे कोई भी रहे। चाइना को ताइवान चाहिए है। वैसे अगर देखा जाए तो चाइना का हर कंट्री के साथ में डिस्प्यूट है, भले ही उसके साथ में डायरेक्ट उसके बॉर्डर्स मिलते हैं या नहीं है। अगर वाटर वेज से भी वो बीच में आता है तो उसके चाइना का वो कंट्री के साथ में झगड़ा है ही बॉर्डर को लेके। काफ़ी सारे हम आइलैंड्स देखते हैं कि जो चाइना क्लेम करता है। फॉर दैट मैटर रशिया का भी काफ़ी बड़ा एरिया वो क्लेम करता है और उसने ले भी लिया है अपने हाथ में। द चाइनीज इकोनॉमी हैज़ weathered the course of Strait of Hormuz thanks to its oil reserve and growing renewable sector. The higher energy prices and impact on trade of other commodities from Gulf, especially chemicals needed for fertilizer and semiconductor production are worrying if conflict remains protracted. मतलब अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी क्लोज रहता है तो ऑब्वियसली ये जो डिफरेंसेस है या फिर ये जो डिफिकल्टीज है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। जो रेयर अर्थ है, फिर बाद में एनर्जी सप्लाई है, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। द यूएस इज डिमांडिंग एन एंड ऑफ ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड लिफ्टिंग इट्स रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ऑन द स्ट्रेट Iran has countered with the call of war repatriations, an end to US naval blockade of its port, and ceasefire on all fronts, including Lebanon, where Israel is fighting the Iran-backed Hezbollah. अभी अगर हम देखेंगे तो यूएस ने तो ये डिमांड किया है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दे, लेकिन ईरान उसके लिए रेडी नहीं है। और अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि चाइना भी इसके अगेंस्ट में है, क्योंकि इसके अगेंस्ट में नहीं रहता था तो चाइना क्लियरली बोलता था कि आपको जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो आपको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन चाइना ने ऐसा कुछ भी कहा नहीं है। तो इसका मतलब है कि चाइना भी चाहता है कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बने, क्योंकि हमने जैसे देखा है कि नॉर्थ कोरिया के पास में जब न्यूक्लियर पावर आई तो काफ़ी सारे जो डायमेंशंस है वो चेंज हो गए। ईरान अभी भी इतना अटैक कर रहा है जब उसके पास में न्यूक्लियर पावर नहीं है। ईरान का जो हमास है वो पीओके में आता है और प्लानिंग करता है अटैक करने की भारत के ऊपर।
तो आप सोचिए, जब ईरान के पास में खुद का न्यूक्लियर पावर रहेगा तो वो क्या क्या कर सकता है। जैसे हमने पाकिस्तान का देखा है कि वो धमकी देता है कि हमारे पास में न्यूक्लियर पावर है, लेकिन ईरान सिर्फ धमकी नहीं देगा, ईरान उस पावर के ऊपर बहुत कुछ कर सकता है। मैं नहीं वो कह रहा हूं कि वो यूज करेगा ही करके, लेकिन वो पावर के बेसिस के ऊपर वो कुछ भी कर सकता है, और ये डर सबके लिए है। चाइना टू हैज गोल दैट दे वुड लाइक these include a change in the policy regarding the Taiwan, to extending the ceasefire in the Iran war, reducing tech restriction on imports of semiconductor and lower tariffs। टेक्निकली देखा जाए तो यूएस के पास में अभी दो रास्ते हैं। एक कि वो ईरान को ऐसा कुछ दे जिसके वजह से ईरान न्यूक्लियर पावर का जो झुंझुना खिला रहा है, जो खेल रहा है, वो रख दे। सेकंड चीज है कि यूएस चाइना को ऐसा कुछ दे ताकि वो ईरान को मनाए, और प्लस रेयर अर्थ जो है वो भी रेगुलर सप्लाई करता रहे। तो एज ऑफ नाउ जो चाइना को चाहिए है वो एआई टेक्नोलॉजी, कि उसकी एआई टेक्नोलॉजी यूएस परचेस करे। सेकंड चीज है कि सेकंड चीज है कि चाइना को चाहिए कि ताइवान में यूएस इंटरफेयर ना करे। और लास्ट है कि चाइना को खुद का इंपॉर्टेंस सामने लेके आना है। ये चीजें चाइना को चाहिए। अभी देखना पड़ेगा यूएस क्या क्या देख सकता है। और ये बात सच है कि चाइना आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ताइवान के ऊपर अटैक करेगा, दैट इज फॉर श्योर। तो हमें शायद तक कि ये वॉर खत्म होते ही दूसरी वॉर के लिए आगे जाना पड़ेगा। सो दोस्तों, ये आज का हमारा वीडियो है। आई होप आपको पसंद आया। ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।